बाद हमने क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी, और हमने उस टाइम ही कहा था कि आज हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव लर्निंग। जैसा कि आपके 4th यूनिट में और 1st यूनिट में दे रखा है कॉग्निटिव लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड पीआरजे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि दोनों को साथ लेकर के चलें, कॉग्निटिव लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अरे रुचि, उधर आप लोग बात करो, आवाज आ रही है। तो है और इसको थोड़ा समझाना समझ रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें हम लोग और बच्चे की बात ना करें, कॉग्निटिव लर्निंग की बात करें और बच्चे की बात ना करें, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव लर्निंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट? मैंने आपको पहले भी बताया, या मेरे बात करने का भी यही होता है कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि आखिर जो विषय है जिस चर्चा करने जा रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव लर्निंग, इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव लर्निंग, सबसे पहले हम लोग लेते हैं तो ये क्या है कॉग्निटिव लर्निंग। तो जैसे ही आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा अपने ब्रेन को उस पर जोर देंगे, कॉग्निटिव, जिसको हम हिंदी में संज्ञान बोल सकते हैं या संज्ञानात्मक बोल सकते हैं, और उसके आगे लर्निंग, जिसको हम अधिगम, अधिगम हम लोग पढ़ चुके हैं, और संज्ञान अब उसको तो संज्ञानात्मक अधिगम क्या है। जैसे आप अधिगम जब पढ़ेंगे तो डिफरेंट प्रकार के अधिगम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सूचनाओं को ग्रहण करने का तरीका। या आप डीएलएड के विद्यार्थी हैं तो उसमें ज्यादा तो नहीं आता है, लेकिन जब आप देखेंगे तो डिफरेंट लर्निंग की भी हम बात हैं। तो अगर कॉग्निटिव लर्निंग को हम सिर्फ ये कहें कि ये स्टाइल ऑफ लर्निंग एक अधिगम का तरीका है, कॉग्निटिव लर्निंग एक अधिगम का तरीका है, स्टाइल ऑफ लर्निंग, जो बेसिकली फोकस इस बात पे करा है कि हम कैसे अपने ब्रेन, अपने जो मस्तिष्क है उस पर कैसे उसको यूज करें, कैसे उसको इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें। और प्रश्न उठता है किस बात के लिए इस्तेमाल करना है। तो कॉग्निटिव लर्निंग एक प्रकार से अधिगम का एक प्रकार है, जिसमें हम अपने मस्तिष्क को बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, और उस प्रयोग के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो सूचना प्राप्त कर रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हमारे मस्तिष्क का क्या प्रयोग है, जो इस बात पे प्रभाव डालता है कि हम मस्तिष्क का प्रयोग कैसे करते हैं। क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है? आपका नेटवर्क है? तो बच्चे लेकिन सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, साउंड इशू है, शालिनी आवाज नहीं आ रही है सर। मोबाइल का इधर उधर करिए, कुछ आवाज का इशू बन रहा है। अच्छा, बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से हमारे यहाँ जो नेटवर्क है उसमें दिक्कत होगी, हो सकता है, क्योंकि वाईफाई हमारा बारिश की वजह से बहुत चलता नहीं है। जी जी जी। तो अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आवाज आ रही सर, बीच बीच में कहीं 1 सेकंड को वो करती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉग्निटिव जो है वो लर्निंग क्या है। कॉग्निटिव बेसिकली ये स्टाइल ऑफ लर्निंग है, तो फोकस करती है कि हम अपने ब्रेन को कैसे यूज करें। अब डिपेंड करता है कि किस लिए हम ब्रेन को यूज करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक अधिगम है
वो एक तरीके से अधिगम का एक ऐसा प्रकार है जिसमें हम अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को प्रभावपूर्ण तरीके से यूज करके, प्रयोग करके ज्ञान का संग्रह करते हैं। ज्ञान मतलब नॉलेज को प्रोसेस, कलेक्ट करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि अपने ही मस्तिष्क का प्रयोग करके, अपने ही ब्रेन का प्रयोग करके हम ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये समझ और ज्ञान दोनों बेस होता है अपने ही अनुभव के आधार। ये सबसे बड़ी जो कॉग्निटिव लर्निंग की बात होती है वो ये होती है कि लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ ओन एक्सपीरियंस, एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें हम ब्रेन का प्रयोग करके अपने अनुभव के आधार पे, बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, हम अधिगम, तो उसे हम संज्ञानात्मक अधिगम की संज्ञा दे सकते हैं। इसका बेसिक जो पर्पज है वो ये होता है कि यह कॉग्निटिव जो शब्द है ना, इसको जब आप देखेंगे तो कॉग्निटिविज्म, कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब है कि यह जानना कि अगर मैं एक लाइन में कहूं, हाउ पीपुल लर्न, हाउ स्टूडेंट्स लर्न, विद्यार्थी कैसे सीखते हैं। एक कॉग्निटिव साइंस नया एक टर्म है, जब आप कभी और पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा असेसमेंट के लिए, आकलन के लिए आजकल 3 टर्म्स प्रयोग होते हैं, जिसमें हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो असेसमेंट एज लर्निंग है उसी कॉग्निटिव लर्निंग से ही निकला है, कॉग्निटिव साइंस से ही निकला है। इसमें हम रेगुलेट करते हैं अपने लर्निंग, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव, हम खुद ही देखते हैं कि हमने क्या सीखा और जो सीखा है उसका क्या आधार है। आल्दो की बहुत सारी सिचुएशन में हमको पता नहीं होता है कि हमने क्या सीखा और उसका क्या आधार है। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग जो है, जिसको हम कहते हैं कि एक अधिगम का तरीका, जिसमें हम अपने ब्रेन का प्रयोग करके अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसको हम संज्ञानात्मक अधिगम की संज्ञा दे सकते हैं। अब आती है कॉग्निशन। क्या होता है कॉग्निशन? का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे कि मेंटल प्रोसेस होता है, एक तरीके से एक मानसिक प्रक्रिया होती है। वो मानसिक प्रक्रिया जो विकसित होती है सेंसेशन के द्वारा। सेंसेशन संवेदना एक शब्द है। जैसे मैं कहता हूं कि किसी एक वस्तु, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का परसेप्शन ए और बी दोनों अलग अलग तरीके से करेंगे। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो जैसे चौक है, या देखे होंगे कि आप लोग लाइन से जो है फील्ड से जुड़े हुए हैं, एचआई फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये ऑफ लर्निंग एंड कॉग्निशन क्या है? प्रदीप नॉसिंग गेस्ट फैकल्टी सीआरसी पटना। गुड, अच्छा, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून एक बार। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कॉग्निशन, जैसे मैंने कहा ना, कॉग्निशन किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट के प्रति, वातावरण में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या इवन इन्वायरमेंट के प्रति ए जो है और बी है, इन दोनों का जो परसेप्शन है वो अलग अलग है, दोनों का जो संज्ञान है वो अलग अलग है। ये जो परसेप्शन की प्रोसेस है, इसी को हम कॉग्निशन बोलते हैं। अब इस कॉग्निशन में सेंसेशन भी इन्वॉल्व होता है, परसेप्शन भी। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू नोटिस। तो कॉग्निशन वो है, टू नो, जानना उसको बोलते हैं। संज्ञान का मतलब जानना होता है। तो ए और बी अपने ही लेवल के हिसाब से किसी ही एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं। इसी को जब आप आगे पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को, तो उसका मतलब होता है कि हम हाउ पीपुल लर्न, एक्सप्लेन, वी वांट टू एक्सप्लेन and describe how people learn, how people decode, encode information.
वो सूचना को कैसे इनकोड करते हैं, कैसे डिकोड करते हैं, जस्ट लाइक कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो सूचना होती है उसके प्रोसेसर होते हैं, उसी तरह ह्यूमन बीइंग में जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करते हैं। डिफरेंट मॉडल है, उस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो पैरेलल कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो मैंने कहा ना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब क्या है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि कोई बालक किसी सूचना को कैसे प्रोसेस कर रहा है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हाउ चाइल्ड लर्न एंड पीपल प्रोसेस। तो कॉग्निशन डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। इसका मतलब है एबिलिटी टू understanding, ability to develop thinking style, ability to develop different cognitive structure of the brain। तो ये कॉग्निशन है। जैसे मैंने कहा कि ए और बी किसी एक ऑब्जेक्ट को, मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि सपोज टू बी ए चार्ट है, या आप एलईडी स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम कहें कि जैसे एक हाथी होता है और उसको आप लेकर के जाएंगे तो जिस जैसे परसीव करेगा वो उसका वैसे एक्सप्लेनेशन करेगा। तो संज्ञान किसी व्यक्ति का किसी वातावरण के प्रति, चाहे वो सामाजिक, भौतिक, इवन दो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति समझ ही संज्ञान कहलाता है। उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, वो एक्सप्लेन कर पाए कि कैसे उसने समझ विकसित की तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो अच्छी बात, तो उसको हम संज्ञान कहते हैं। ये इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं कॉग्निटिव लर्निंग के। जैसे उसमें एक होता है कि इनेट, जिसको हम बोलते हैं अंतर्निहित। इम्प्लिसिटी, इम्प्लिसिटी लर्निंग क्या है, इसमें क्या होता है, एक्सीडेंटल होता है। ये कुछ सूचनाएं हमको प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि उस सूचनाओं को हमने कैसे स्टोर कर लिया। कॉग्निटिव फॉर्म ऑफ लर्निंग है। जैसे कि आप जैसे टहलते वक्त, बाहरते वक्त शब्दों को सुन लेना, खाते वक्त फैमिली में बातचीत करते करते हम लोग कुछ सीख लेते हैं। तो इस तरह से एक्सीडेंटल जो एक केस होता है वो कॉग्निटिव लर्निंग का एक टाइप। इस तरह से 10 टाइप हैं। उसमें एक्सप्लिसिट होता है जिसमें कि हम अवेयर होते हैं कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, कौन सी स्किल सीखने जा रहे हैं, और उसको हम अधिगम के रूप में कहते हैं। वो भी कॉग्निटिव लर्निंग का एक फॉर्म है। उसी तरह से उसमें मीनिंगफुल लर्निंग आता है, वो भी कॉग्निटिव लर्निंग का एक फॉर्म है। मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है कि जब हम किसी नोन ऑब्जेक्ट से, नोन नॉलेज से अननोन नॉलेज के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक मैनेजर जो है वो बीबीए किया हुआ है, जिसको हम बेसिक कोर्स बोलते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा मैनेजर बनना चाहता है तो एडवांस एमबीए का कोर्स करता है, तो वो रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से इसी फॉर्म में कॉग्निटिव लर्निंग के टाइप आता है, आपका डिस्कवरी लर्निंग आता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है अधिगम के कॉग्निटिव अधिगम के टाइप्स होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं। तो कॉग्निटिव और कॉग्निटिव अधिगम, ये डिफरेंट टाइप्स। कॉग्निटिव लर्निंग मैंने आपको बताया, उसके डिफरेंट टाइप्स जो मैंने कहा, सिंप्लिसिटी है, एक्सप्लिसिटी है, डिस्कवरी है, मीनिंगफुल लर्निंग है, विद द टाइप ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग को मैंने बताया क्या है, ये स्टाइल ऑफ लर्निंग है, और जिसमें सेंसेशन, जिसमें ब्रेन का बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करके हम ये सीखने की या अंडरस्टैंडिंग या समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। तो 2 चीजें अभी हमने बात की आपसे। एक हमने बात की कि जो है क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग क्या है। दूसरी हमने बात की कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बात की कॉग्निटिव लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स क्या है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 घंटा बोलना है और टॉपिक जो है लंबा है। तो इस तरह से किसी बच्चे ने लिखा है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी इसी में आता है। बिल्कुल, जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे
मैंने कहा ना कि कॉग्निशन का मतलब होता है टू नो। जब इसके एडवांस फॉर्म में जाएंगे तो ये एक दिन पहले मैंने आपको बोला था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट व्हाट वी नो एंड हाउ वी नो इट। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव लर्निंग है, वो इसकी बात करता है कि हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, और जो जानते हैं वो खुद। इसका मतलब यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओन एक्सपीरियंस जब हम किसी लर्निंग की बात करते हैं तो वो कॉग्निटिव लर्निंग में आता है। मैक्सिमम यूज ऑफ आवर ब्रेन for the understanding of any concept, for understanding of any knowledge। इस तरह का जब हम किसी अधिगम की बात करते हैं तो कॉग्निटिव लर्निंग में आता है। अब बात आता है कि जैसे मैंने कहा कॉग्निशन आपको समझाया, कॉग्निशन का मतलब जानना, समझ। जैसे मैंने कहा कि किसी एक ऑब्जेक्ट के प्रति ए की समझ अलग हो सकती है और बी की समझ अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो उनकी कॉग्निटिव, जो उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। तो कॉग्निटिव लर्निंग में हम क्या करते हैं, इन्हीं एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप थिंकिंग, इन ऑर्डर टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव लर्निंग ज्यादा फ्रूटफुल होता है। अविनाश शर्मा लिखते हैं, संज्ञान से चाहता हूँ मन की आंतरिक प्रक्रियाओं उत्पादों से हैं जो जानने की ओर ले जाती हैं। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं, ध्यान देना, याद रखना, संकेतीकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना। बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना कि जब आप इस दिशा में बात करेंगे कि हम जो जानते हैं और जो हम जानते हैं वो कैसे जानते हैं, तो इसके बीच में चाहे परसेप्शन ही आप ले लें, तो किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें सेंसेशन, उसमें परसेप्शन, क्लासिफिकेशन, कॉल, सिंबल, ये सारी चीजें कंक्लूड, सारी चीजें जो है जुड़ी हुई होती हैं। और बिना इन सबके आप एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ नहीं विकसित कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है कॉग्निशन जो है एक एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा एक रूप है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट तरीके से सिंबल को यूज करते हैं, इमेज को यूज करते हैं, मेंटल ऑपरेशन करते हैं। क्योंकि कॉग्निटिव का मतलब अनदर फॉर्म ऑफ मेंटल ऑपरेशन, मेंटल प्रोसेस। अगर दूसरी जो आप कहीं देखेंगे कॉग्निटिव को मेंटल ऑपरेशन भी रहता है, तो मानसिक संक्रिया भी हम लोग इसको बोलते हैं, जहां पे हम किसी चीज को कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसे भी कहें तो इट्स रिफर टू प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजर रिमेंबर अंडरस्टैंड मेनी अदर थिंग्स। तो दिस इज द कॉग्निशन। अब आती है कि ये जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। मैंने उस दिन बताया था कि स्कूल ऑफ थॉट जो है, साइकोलॉजी के जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। सबने अपना एक आइडिया पकड़ा हुआ है जिसके आधार पे ये बताते हैं कि व्यक्ति कैसे सीखता है। उसी तरह से एक स्कूल ऑफ थॉट जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म या कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग जिसको बोलते हैं, उन लोगों ने पकड़ा। उन लोगों में सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन है वो ब्रूनर का है और पियाजे का है, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। तो हमें आपके सिलेबस के हिसाब से भी बात करनी है। तो कॉग्निटिव लर्निंग आपको समझ आनी चाहिए, कॉग्निटिव यानी कॉग्निशन समझ में आना चाहिए। कॉग्निशन संज्ञान क्या है? एक, मैं जैसे अभी कहा, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब किस लिए कोशिश करते हैं? इन ऑर्डर टू डेवलप आवर थिंकिंग, इन ऑर्डर टू डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग, इन ऑर्डर टू इनहेंस आवर इंफॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू इनहेंस आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। इसलिए कॉग्निटिव लर्निंग और उसके कॉग्निटिव लर्निंग के डिफरेंट फॉर्म को हम लोग प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो मैंने कहा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव लर्निंग को मानने वाले में, जिसमें कि पियाजे का नाम आता है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है नाम। अब पियाजे ने क्या किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट
वो बताता है कि एक बच्चा कैसे सीखता है। सिंपल सी बात आप समझिए कि एक बालक कैसे सीखता है, हाउ चाइल्ड लर्न। उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव जो उसका है स्ट्रक्चर, वो कैसे डेवलप होता है। तो कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलस एंड मेंटल एबिलिटी, इनेट मेंटल एबिलिटी। क्या कहता है कि संज्ञानात्मक विकास जो बालक का हो रहा है, या जो सीखने का जो बालक का हम बता रहे हैं कि कैसे सीखता है बालक। अगर आप पियाजे को पढ़ेंगे तो उसके 3 बच्चे थे और वो अपने बच्चों पे इस थ्योरी को उसके आधार पे, आल्दो कि वो बीने के साथ काम कर रहा था, उसके दौरान उसकी एक किताब आई, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का भाषा विकास। तो उसको उसका आधार बनाया गया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है। लेकिन वो अपने बच्चे को क्या करता है, अपने तीनों बच्चे के ऊपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करता है, उस पर स्टडी करता है। और ये कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिजल्ट है, परिणाम है। किसका परिणाम है? मैच्योरेशन का। वो कहता है कि मैच्योरेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मैच्योरेशन लीड करता है। इनेट कैपेसिटी जो होती है उसके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना डेवलप होगा। एक तीनों का इंटरेक्शन, एनवायरमेंट, मैच्योरेशन। तो पियाजे जब अपनी थ्योरी को डेवलप कर रहा होता है तो ये बताता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक, जो उसकी संज्ञानात्मक संरचना है, वो कैसे विकसित होती है, वो कैसे सीखता है और किस एज में क्या सीखता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करता है मैच्योरेशन एज के इंटरेक्शन के साथ साथ के एज से, कि जैसे जैसे बालक की अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका मैच्योरेशन लेवल बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जो इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग बढ़ती जाती है, उसका कंसेप्ट बढ़ता जाता है। तो जिसमें वो बहुत सारी बातें करता है। इस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये का नाम आता है, अपना एक्सपेरिमेंट करता है और इसकी कोशिश करता है कि हाउ मेंटल प्रोसेस वर्क, कैसे मानसिक प्रक्रिया जो है काम करती है, कैसे व्यक्ति सोचते हैं, कैसे व्यक्ति तर्क करते हैं। व्यक्ति इन द सेंस बालक, क्योंकि वो अपना एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहा है, बालक पे कर रहा है। वो बताता है इस बात को, बालक कैसे सीखते हैं, उनका संज्ञानात्मक कैसे विकास होता है, ग्रेजुअली कैसे चेंज होता है उनके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में। तो वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल का देता है। और जब वो देता है तो उसके लिए कुछ उसकी एजम्पशन रखता है। उसकी एजम्पशंस क्या होती हैं पियाजे की, जब वो अपनी लिखता है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, तो कहता है कि प्रत्येक बालक में कुछ ना कुछ जन्मजात इनेट टेंडेंसी होती है, यानी कुछ गुण जन्म के साथ उस बालक में आते हैं। ये डिपेंड करता है, इस बात के लिए ध्यान रखिए, मैंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जब पियाजे लर्निंग की बात कर रहा है तो कहता है कि लर्निंग रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन, इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एज एनवायरमेंट। मैच्योरेशन एज के हिसाब से होता है और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन होता है वो इन्वायरमेंट, मैच्योरेशन और एज, इन सब के अंतःक्रिया का परिणाम ही होता है। एक एज पे व्यक्ति क्या करेगा, कैसे सीखेगा, इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में बालक के संज्ञानात्मक जो संरचना होती है उसमें कैसे बदलाव आता है। इसके लिए उसने कुछ अजम्पशंस बनाई हैं। अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे पहला एजम्पशन मैंने कहा कि वो मानता है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इनेट टेंडेंसी, जिसको हम इनेट एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, जो है लेकर के जन्म लेता है, गुण उसको लेकर के वो जन्म लेता है। नेचुरली वो करेगा, उसको पता भी नहीं होगा तो भी वो चीज को करेगा।
और वो इनेट कैपेसिटी जो होगी उसको इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन के लिए सपोर्ट करेंगी। एक उसके पास अपना छोटा सा जो है क्या बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी होगा, उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी लेके पैदा होता है। डिपेंड करता है कि उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जिसको वो स्कीमा का नाम देता है, बोलता है कि दो तरह के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव फंक्शनिंग, दो ह्यूमन जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बालक होते हैं, उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट दो तरीके से। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ये बोलता है कि वो इंफॉर्मेशन है जिसमें स्टोर हाउस का नाम देता है, और जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो इंफॉर्मेशन को यूज करती है, जिसको डिफरेंट सिचुएशन में कैसे यूज करते हैं। यहीं से कंस्ट्रक्टिविज्म का एक टर्म आया। हालांकि कंस्ट्रक्टिविज्म पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म एक अलग जो है कौन अलग क्या इससे रिलेटेड है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कि एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है जो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन के आधार पे, साइंटिफिक स्टडी के आधार पे, जिसमें ये बताया जाता है कि हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, हाउ पीपल लर्न, हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। उसके पहले जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात करते हैं तो हम जनरली क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं पियाजे की थ्योरी करने से पहले कि अगर आप सोचिए, क्या ज्ञान का सृजन किया जाता है? कैन नॉलेज बी क्रिएटेड? कैन नॉलेज गिवन? ज्ञान का सृजन किया जाता है? कोई बच्चा? मैं प्रश्न पूछा, क्या ज्ञान का सृजता है, किया जाता है? चलिए कोई बात नहीं। हम लोग बात कर रहे थे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, अभी हमने शुरू नहीं किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम सिर्फ अभी बात कर रहे थे। जैसे आप सोचेंगे इस बात को, नॉलेज इज क्रिएटेड और गिवन, ज्ञान का सृजन किया जाता है, या किसी बच्चे ने कुछ लिखा है सर वॉइस नहीं आती है। अब इस पे तो आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है आवाज की। अगर आप बच्चे के पर्सपेक्टिव में जब जाएंगे, पियाजे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि चिल्ड्रन रिसीव नॉलेज और क्रिएट नॉलेज। जरा इस प्रश्न पे सोचेंगे। जल्दी जल्दी में बात किया हूँ, बहुत सारी बातें हो सकता है आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन जो है मुझे अंदाजा है कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी लेकर के चल रहा हूँ, ताकि आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट फ्रॉम कॉग्निटिव लर्निंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट और पियाजे की थ्योरी वाज 1 घंटे की क्लास में खत्म कर दी। तो मेरा पहला जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे की बात है, उसमें ये है कि क्या ज्ञान का सृजन किया जाता है। और जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे इस प्रश्न को बच्चे के पर्सपेक्टिव में, तो पूछिए क्या बच्चे जो है ज्ञान का खुद सृजन करते हैं या रिसीव करते हैं? अधिगम का मतलब क्या होता है? एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज होता है या कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है? ये सारे प्रश्न कंस्ट्रक्टिविज्म या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। आप इस तरह के प्रश्न करेंगे कि क्या बच्चा ज्ञान का सृजन है, तो आपको पता चलेगा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है कि चिल्ड्रन क्रिएट नॉलेज, नॉट रिसीव नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चा जो क्या करता है, वो ज्ञान का सृजन, कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज। आई कंस्ट्रक्ट। और अभी तक हम लोग बात करते थे कि आई रिसीव, तो उस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। और पियाजे कहता है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, डिपेंड करता है उसका एज और उसका मेच्योरेशन। जैसे जैसे उसका एज, मेच्योरेशन और इन्वायरमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे वो जो है अपने अप्रोच में, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो पियाजे की है, उसमें वो एक्सप्लेन करता है कि बालक का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है कैसे बढ़ रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके जो एजेंट थे वो, और जो उसने कुछ की कॉन्सेप्ट रखे हैं वो क्या है। तो पहला की कॉन्सेप्ट उसका था स्कीमा। ऐसे करके 6-7 की कॉन्सेप्ट रखा है। को क्या कहता है वो?
कहता जो है स्ट्रक्चर है, एक यूनिट है। वो पहली जो एजम्पशन है तो कहता है जन्म से पैदा होता है, इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर है और नहीं है। तो जो स्कीमा होता है जिसको कहता है स्टोर हाउस, जिसमें बालक अब उसमें क्या लेकर के जन्म से आता है। अगर आप इस पे जाएंगे तो जो स्टेज दे रखा है, किसने लिखा है अनुसार वह इसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित किया है। शासन अभी तो बच्चे सोचा ही नहीं मैं तो अभी बात कर रहा हूँ कि उसके जो की पॉइंट्स थे थ्योरी को डेवलप करने के लिए, जो आधार, जो एजम्पशन, जो टर्म्स उसने कुछ किए, जिसके आधार पे अपने उस सिद्धांत का विकसित किया उसने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, संज्ञानात्मक विकास, बालक का संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास जिसको हम कहते हैं, आधार के लिए कंपोनेंट उसके लिए कहता है एक होता है जो बच्चे अंदर जेते के समय ही पाया जाता है। इंफॉर्मेशन कुछ होती है उसमें और उसी को करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करता है बिहेवियर पैटर्न्स को, कि एक बालक अपने व्यवहार को कैसे रेगुलेट करेगा, से यूज करेगा, कैसे ऑर्गेनाइज करेगा। व्यवहार का मतलब इंफॉर्मेशन से है, ऑर्गेनाइज का मतलब नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन से है। यानी जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर लेकर के बच्चा आया हुआ है, उस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का बिहेवियरल जो पैटर्न्स है और जो इन्वायरमेंट के द्वारा, जो स्टिमुलस के द्वारा, जो अन्य किसी कारणवश जो सूचनाएं जो प्राप्त हो रही हैं उस बच्चे को जन्म के बाद, वो अलग कहां तक प्राप्त होंगी वो आगे की बात है। तो उसको वो कैसे स्टोर करता है, ये पियाजे की है। स्कीमा कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ लिंक्ड मेंटल रिप्रेजेंटेशन of the world which use the both understand and respond the situations। तो इस तरह से एक स्कीमा क्या बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक स्कीमा, अपना स्टोर हाउस होता है। सिर्फ मेरे कहने का मतलब इतना समझिए कि एक स्टोर हाउस है जिसमें बच्चा जो है किसी भी सूचना को संग्रहित करता है, ऑर्गेनाइज करता है। अब जन्म के समय जो बेबी का स्कीमा होता है, जो बच्चे का स्कीमा होता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्स इन नेचर होती हैं, सकिंग इन नेचर होती हैं। जैसे सक करना, रिफ्लेक्स करना, ग्रास्प करना, किसी चीज को उठा करके, उसको कुछ भी सिखाया नहीं जाता लेकिन उठा करके डाल देगा। क्योंकि जन्म के बाद पहला जो उसका इंटरेक्शन होता है फीडिंग से होता है। फीडिंग, माउथ में कोई भी चीज वो उठा करके, जब उस समय अगर कुछ भी डाला जाएगा, आप देखते होंगे कि उसके बाद जब पियाजे अपने स्टेज की बात करता है तो बताता है कि एक स्टेज के बाद बच्चा कैसे कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के मुंह में डाल लेता है। तो कहता है कि उस समय इन्फेंट के पास जो है वो क्या करता है कि अनेबल टू डिफरेंशिएट होता है। वो किसी भी चीज को जाने, सुने, समझे, उठा के ग्रास करेगा, टच करेगा और उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको चूसेगा। और फीडिंग शुरू होती है माता के फीड के साथ। तो वो उसका इनिशियल स्ट्रक्चर है जिसको स्कीमा बोला जाता है। अब उस केस में जो इन्फेंट होता है उसको जो है किसी अन्य प्रकार की एबिलिटी, जिसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में हम जब बात करते हैं कॉग्निशन की, तो कहते हैं कि एबिलिटी टू डेवलप डिफरेंट स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, वो थिंकिंग स्टाइल भी नहीं होती है। अब थिंकिंग स्टाइल में डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग में कैसे अंडरस्टैंड करता है व्यक्ति, तो सारी बातें होती हैं, चाहे उसमें क्लासिफिकेशन हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे प्रोसेसिंग की बात हो। इस तरह से इंफॉर्मेशन स्कीमा की बात करता है। दूसरी बात आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? ये जो एसिमिलेशन होता है जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी सूचना बच्चे के सामने आती है, उसके इंफॉर्मेशन जो स्टोर हाउस है, जो उसका अपना एक स्कीमा बना हुआ है,
जो स्कीमा लेकर के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के रूप में, इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस के रूप में लेकर के पैदा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन से इतर कुछ होता है तो एसिमुलेशन की सिचुएशन आ जाती है। और वहीं पे एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और भी टर्म्स रेज हो जाते हैं। तो कहता है कि एसिमुलेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा जो होता है, जो ऑलरेडी उसके पास है, और जो कुछ नया आ रहा है, उन दोनों के बीच जब कुछ अंतःक्रिया होता है, और उस अंतःक्रिया के बीच में सिचुएशन में, चाहे हम समायोजन की बात करें, चाहे हम एकोमोडेशन की बात करें, तो वो सिचुएशन जो है एसिमुलेशन की सिचुएशन कहलाती है। जैसे अगर आप बहुत सारे एग्जांपल इस पे देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होता है। एसिमुलेशन में दो तरीके से एसिमुलेशन करने की कोशिश करता है बच्चा, कि जो सूचनाएं उसके पास है उसको एज इट इज, जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, और जो सूचनाएं सामने आ रही हैं अगर एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो एक बैलेंस, जिसको बोलते हैं डिसबैलेंस, उत्पन्न हो जाता है। इसकी भी बात उसने की हुई है, कंजर्वेशन की, डिसइक्विलिब्रियम की बात की हुई है, एकोमोडेशन की बात की हुई है। अरे इसके की कॉन्सेप्ट हैं जिसको आधार बना के अपनी लर्निंग थ्योरी को, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देता है। तो एसिमुलेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा से न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन के प्रति जब कोई इंटरेक्शन होता है, जब कोई सिचुएशन पैदा होती है, जब कोई प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसको एसिमुलेशन की संज्ञा दी जाती है। अब हाउ पीपुल एसिमुलेट, हाउ पीपुल एकोमोडेट, हाउ चाइल्ड एकोमोडेट, वो अलग इशू है कि वो कैसे करता है। कहा जाता है ना कि इसको अगर कहा जाए एक काइंड ऑफ मैचिंग है ये। मैंने कहा ना कि डिसबैलेंस उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमको पता है कि जैसे अगर बच्चे को आप दिखाएंगे कि जैसे कल की बात, मेरी बिटिया 3 साल की है, तो मैं उसके पास बहुत सारे टॉयज हैं, तो उनको दादी के साथ वो बोल रही थी कि ये सभी सो रहे हैं और इनको है हमने भोजन करा दिया है, पानी पिला दिया है, अब इनके सोने का टाइम है। 3 ईयर ओल्ड। तो मैंने उसको ये कहा कि बेटा ये सारे जो टॉयज हैं ना, ये सारे टॉयज हैं, ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ये जीव एनिमिज्म ऑर्गेनिज्म नहीं है। एंड सी अनेबल टू डिफरेंशिएट कि क्या है। एक ऑब्जेक्ट जो टॉयज के फॉर्म में है उसको भी वो मनुष्य मान रही है, उसको भी एक वो ऑर्गेनिज्म, एक जीवित प्राणी मान रही है, और उसको सुलाने का कोशिश कर रही है, उसको दवा पिला रही है, उसको पानी पिला रही है। यानी शी इज अनेबल टू discriminate what is the difference between living things and non-living things. That discrimination depend upon the existing schema. और उस सिचुएशन में जैसे ही मैंने कहा कि बेटा नहीं, this is not living things, they all are non-living goods or non-living things, वो रोना शुरू कर देती है। और उसकी मम्मा किचन में होती है, बोलते हैं कि नहीं आप इसे नहीं सिखा सकते उसको यह बात। इसका मतलब क्या होता है कि उसके स्टोर हाउस में जो इंफॉर्मेशन बैठ चुकी है पिछले 1.5-2 साल से, और जो मैं इंफॉर्मेशन अभी दे रहा हूं, उस सिचुएशन में उसके अंदर एक इमोशंस, एक डिसबैलेंस उत्पन्न हो जा रहा है, और उसको ना वो एडजस्ट कर पा रही है, ना एकोमोडेट कर पा रही है, ना एसिमुलेट कर पा रही है। तो एक टाइप से एसिमुलेशन इस सिचुएशन में हम देखते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल दिए जाते हैं, जैसे कि आप डॉगी को दिखाएं और सेम जो है इन नेचर दूसरा कोई एनिमल दिखाएं, तो वो अनेबल होता है डिस्क्रिमिनेट करने में, और उस सिचुएशन को एसिमुलेशन बताता है। ये कब होगा ये पियाजे बताता है। किस एज में एसिमुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा मंथ होता है, किस स्टेज में पियाजे डेवलपमेंट के अनुसार बालक इस स्थिति में पहुंचता है, ये अलग बात होती है। इसके बाद जो तीसरा टर्म आता है उसका एकोमोडेशन का आता है। एकोमोडेशन क्या होता है, अभी हमने कोशिश किया एसिमुलेशन को समझने में, और तब हमने ये जाना कि जो हमारा सीमा है और जो न्यू इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस में होने जा रही है उसके बीच जो सिचुएशन होती है वो वाली स्थिति, और उसी सिचुएशन के बीच मैंने कहा कि वो समायोजन करने के लिए 2 तरह की क्रिया करता है, या तो एकोमोडेट करता है या
या तो एसिमिलेशन का काम करता है। तो जो एकोमोडेट करता है उसको कहते हैं कि वो अपने स्कीमा में यानी मॉडिफिकेशन काम करने शुरू कर देता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा। जैसे वो एकोमोडेट समायोजन करने की कोशिश करेगा, वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा कि जो सूचना मैं दे रहा हूं वो सही है, ये जो सूचना उसके पास है उस सूचना में और उस सूचना के बीच में कंपेयर करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेता है, तो वो एकोमोडेशन की स्थिति होती है। और जिसको कहता है कि एकोमोडेशन इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो इस तरह से एकोमोडेशन होता है। वही एग्जांपल हम जो मैंने आपको बताया अभी, इस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे पहले एसिमिलेशन की स्थिति में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है और अपने इंफॉर्मेशन, अपने स्टोर हाउस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में मॉडिफिकेशन को कर रहा है, एक नई सूचना दर्ज करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम एकोमोडेशन कह सकते हैं। जहां पे समायोजन करके असंतुलन की स्थिति से बच जाता है, उसको हम एकोमोडेशन की स्थिति कह सकते हैं। जहां पे वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें जो है डिफरेंशिएट करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसके बाद से आता है उसका इक्विलिब्रेशन। उसमें क्या कहता है वो, इसमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग की बात करता है। वो कहता है कि ये जो है बैलेंस का काम करता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच में, इक्विलिब्रेशन। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग दिस बैलेंस टर्म एज ए इक्विब्रेशन। तो जो संतुलन करने की क्रिया, जिसको हमने बोला कि एसिमिलेशन में दो तरह की सिचुएशन उत्पन्न होती है, और उस सिचुएशन में जो एकोमोडेट करके या एसिमिलेट करके जैसे भी वो बैलेंस बनाने की जो सिचुएशन होती है, उसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ये एक अनदर कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है प्रीवियस नॉलेज है, एसिमिलेशन होता है, और जो न्यू नॉलेज है वो एकोमोडेशन होता है। दोनों के बीच एक्सप्लेन जो हो करने की कोशिश करता है, जो एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको उस अंडरस्टैंडिंग को जिसके कारण अनबैलेंस की सिचुएशन न उत्पन्न हो, उसको इक्विलिब्रेशन की स्थिति कहते हैं। पियाजी के एक अनदर कॉन्सेप्ट है। एडाप्टेशन एक आता है कॉन्सेप्ट। एडाप्टेशन में क्या करता है, एडाप्टेशन जो एसिमुलेशन है और जो एकोमोडेशन है, उसी का दूसरा कह लीजिए कि अनदर जो है साइड्स है, एदन फॉर्म है। इट इज एबिलिटी टू एडजस्ट, एक ऐसी योग्यता समायोजन की क्षमता देती है, एडॉप्ट करने की। एकोमोडेशन और एडॉप्टेशन, अगर वो स्कीमा में चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो जो सूचना उसके सामने आ रही है एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एडाप्टेशन है। चाहे वो डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू आए, चाहे वो किसी भी एसिमुलेशन एकोमोडेशन की प्रोसेस के थ्रू आए। अगर वो डायरेक्ट बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी तर्क के, बिना डिसबैलेंस की सिचुएशन में जाए हुए एज इट इज इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, तो एडाप्टेशन कहलाता है। इस तरह से हम लोग बात कर रहे थे किसकी, पियाजे के डिफरेंट जो हैं कंपोनेंट के। बहुत सारे कमेंट आए हैं। कौन है? एक मिनट के लिए। सोनू सीआरसी पटना लिखते हैं कि इक्विलिब्रेशन मतलब इक्वालिटी, और सर्टिफिकेट क्लास है, ये कक्षा चल रही है, तो सर्टिफिकेट बहुत सारी चीजें ज्ञान के लिए भी सिखा जाता है, जानकारी।
बहुत सारे बच्चे लिखते हैं आवाज नहीं आ रही है। बीच में कुछ इशू रहा था, अब कोई क्लियर है एकदम, आप कंटिन्यू करें। अब बात आती है कि प्याजे का जो ये कंपोनेंट है, इसको आप लोग एक बार दोबारा पढ़िएगा। मैंने जल्दी जल्दी में बताया है, चाहे वो स्कीमा हो, ईम हो, एकोमोडेशन हो, एसिमिलेशन हो, इक्विलिब्रेशन हो, एडाप्टेशन हो, इसको दोबारा एक एक एग्जाम्पल रख करके पढ़िएगा कि स्कीमा क्या है। अगर सिंपल से मैं बात करूं तो स्कीमा को एक लाइन में समझिए कि वो स्टोर हाउस है। स्कीम के बाद आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को बोलते हैं आत्मसातकरण। अब दो तरीके से आत्मसातकरण होता है, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। एक तो एडाप्टेशन के थ्रू हो जाता है या चेंज करके। एडाप्टेशन में हम कर लेते हैं और एडेप्टेशन में हम चेंज नहीं करते, सॉरी, एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। एकोमोडेशन में हम चेंज करते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो इन्फॉर्मेशन है और जो नई इन्फॉर्मेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच डिफरेंस करके, चेंज करके और फिर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी में डिसबैलेंस की स्थिति उत्पन्न होती है। और एक और वो टर्म्स देता है जिसको कंजर्वेशन बोलते हैं, चेंज इन फॉर्म। कंजर्वेशन का मतलब होता है चेंज इन नेचर। सिंपल सी एक लाइन में और भी बहुत सारी चेंज, मतलब कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होता है तो उसको अंडरस्टैंड करने की बात। इसके अतिरिक्त तो एनिमिज्म की बात करता है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसकी वो बात करता है, ईगोसेंट्रिज्म की बात करता है। तो अगर उसके स्टेज में आता है तो हम लोग आगे उसको बात करेंगे। तो ये जितने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एजेंशन के साथ साथ जो की कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप लोग जो है एक बार जो है पुनः दोबारा पढ़ेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। अब बात आती है कि स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय द पियाजे। और वो स्टेज जो है, चरण है, वो 4 हैं। पहला चरण है जिसको हम संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, पहली जिसको सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें क्या होता है, जिसको 0 से 2 वर्ष, पियाजे मानता है कि इस स्टेज में बच्चा जो है 0 से 2 साल तक के बीच में आता है। इसमें क्या होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कोई बताए, पढ़ा है आपने? सेंसरी मोटर स्टेज, कोई बच्चा यस सर। बताओ। सर, बच्चा इस अवस्था में उद्दीपक जगत का ज्ञान केवल अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करता है। यहाँ पर बच्चे में केवल सहज प्रक्रियाएं ही पाई जाती हैं। चलो बहुत सुंदर। और कोई? और कोई? सर इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास होता है मुख्य रूप से। चलिए ठीक है, इसको इस तरह से, जैसे आप जब सेंसरी मोटर स्टेज की बात होती है तो समझिए कि इस सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब ये है कि दो चीजें इसमें ध्यान देते हैं। एक तो लैक ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अभाव। अभाव नहीं होता है, अनदर फॉर्म होता है, यूज अनदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। बच्चा भाषा के रूप में किसी दूसरे चीज का प्रयोग कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिए कि जब सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे हो तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है, जब परसेप्शन बनाता है बच्चा, तो सेंसेशन के आधार पर, हालांकि सारे स्टेज में सेंसेशन परसेप्शन के लिए पहली स्टेज होती है, लेकिन इस स्टेज में परसेप्शन टोटली बेस्ड होता है सेंसेशन के आधार पर, संवेदना के आधार पे, जो 0 से 2 साल तक चलती है। अब इसके लिए वो अलग अलग कई क्लासिफिकेशन किया हुआ है, हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन पे नहीं जाएंगे। और वो सारे जो ऑप्शंस ऑफ लैंग्वेज जो होती है, वो मोटर एक्टिविटी के द्वारा, ऑप्शंस ऑफ लैंग्वेज जो मोटर एक्टिविटी के द्वारा होता है, वो इशारों के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है। यानी इसमें एक तो भाषा का अभाव होता है, बच्चे के पास भाषा नहीं होती है कि वो जो सीख रहा है, जो जान रहा है, जो कह रहा है, उसको एक्सप्रेस करे।
तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा? वो अपनी सारी एक्टिविटी मोशन के फॉर्म में, मोटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। क्या कर सकता है इस अवस्था में? सिंपली वो देखता है, किसी वस्तु को उठा करके मुंह में, जिसको ग्रास्प करना बोलते हैं, जिसको सक करना बोलते हैं, किसी वस्तु को उठा करके अपने मुंह में डाल लेता है। तो इसमें जो है फिजिकल जो उसका डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन सिर्फ वो फिजिकल डेवलपमेंट इस फॉर्म में होता है जिसके द्वारा वो अपने इनेट जो कैपेसिटी लेकर के आया है उसको मोटर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। बेसिकली वो देख सकता है, स्मेल कर सकता है, टच कर सकता है, बट ही कैन नॉट एबल टू एक्सप्रेस। वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको मोटर के फॉर्म में करेगा। इसके जब पियाजे बताता है तो कहता है रिफ्लेक्स की जो एक्टिविटी होती है वो 1-2 महीने तक चलती है। सर्कुलर रिफ्लेक्स की जो एक्टिविटी होती है वो 1 से 4-5 महीने के अंतराल में चलती है। किसी बच्चे ने रौनक सिंह लिखे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें बहुत सारी बातें रौनक सिंह ने लिखा है। तो इस तरह से जब पियाजे इसकी बात करता है तो कहता है कि ये स्टेज जो 0 से 2 ईयर है, इसमें 2 बातें जो मैंने आपको बताया, एक तो लैंग्वेज का अभाव होता है, इसके अतिरिक्त वो एक टर्म्स यूज करता है, जैसा अभी रौनक ने लिखा है कि कोई खिलौना उसके सामने हो न हो तब भी उसका अंदाजा, ऑब्जेक्ट जिसको हम परमानेंस का गुण बोलते हैं, वो विकसित होता है। लेकिन वो कब विकसित होता है उसके लिए भी वो सुझाव देता है, उसके लिए भी वो एज एप्रोप्रिएट सजेस्ट करता है कि किस एज में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण होता है। तो भाषा का ऑब्जेक्ट परमानेंस, जैसे कि आप देखेंगे कि 0 से 2 साल का अगर ओवरऑल सेंसरी मोटर स्टेज को आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप कह सकते हैं कि इन दिस स्टेज वी फाउंड लैक ऑफ लैंग्वेज, वी फाउंड सिस्टमेटिक थिंकिंग, we found lack of systematic thinking, lack of logical thinking, lack of animism, lack of egocentrism, lack of rationality। ये हम सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 0 से 2 वर्ष के जो बालक होता है उसमें ये सारी चीजें नहीं होती, वो सिस्टमेटिक तर्क नहीं कर पाता है, वो रेशनैलिटी के साथ तर्क नहीं कर, क्योंकि भाषा ही नहीं होती है। वो सिर्फ अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पे सिर्फ मोटर और कुछ इनेट एक्टिविटी करता है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन की एक्टिविटी, जिसको प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन बोलता है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन बोलता है, आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, तो उसको बताता है कि कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग, कैसे उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है, कैसे वो कोऑर्डिनेट करता जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है मींस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस जो इस लेबल का सबसे एक इंपॉर्टेंट कह लीजिए कि एट्रीब्यूट है, उसमें क्या कहता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि मींस एन ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट, कोई ऐसा वस्तु जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हमें इसका संज्ञान है कि अभी भी वो वस्तु है। नोइंग द ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट, जिस वस्तु को हम जानते हैं वो इस दुनिया में अभी भी है, ऑल्दो वो मेरे पास, मेरे सामने हो या न हो। यानी 0 से 2 साल। आप किसी बच्चे को लीजिए, मैं जब कभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात करता हूं तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया अपने बच्चे का, अपनी बिटिया का। अब 0 से 2 साल तक उसके एक एक फेज को मैंने पूरी अच्छे तरीके से, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे क्या करता है, अपने बच्चे पे ही अपनी थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश करता है, उस पे रिसर्च करता है। तो इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस,
कोई खिलौना गायब कर दीजिए, लेकिन फिर भी उसको पता होता है कि हमारा खिलौना अवेलेबल इस यूनिवर्स में, उसको मम्मा एंड पापा ने छिपा दिया है कहीं ना कहीं, अभी वो आ जाएगा। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। तो इस स्टेज की जो है एक जो सबसे बड़ी एट्रीब्यूट कह लीजिए, जो विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसके बाद भी कि खिलौना उसके सामने नहीं है, वो इस बात को जानता है कि एग्जिस्ट कर रहा है जो खिलौना अभी कुछ देर पहले हमारे पास था। इसको बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा जो है हम लोग समझ सकते हैं। एबिलिटी टू ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस डेवलप हो जाती है, भाषा का विकास शुरू हो जाता है, लैंग्वेज में डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके पहले जो हमने बताया कि रेशनैलिटी नहीं होती है, सिस्टमेटिक नहीं होता है, कंक्रीट ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं होती हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आ जाता है। अब इसको बहुत सारी उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। और इसके शिक्षे डिफरेंशिएट इन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा का अभाव होता है लेकिन भाषा में अंतर करता है। कैसे? ऑब्जेक्ट परमानेंस कोई वस्तु अस्थायित्व, तो किसी ने लिखा है पियाजे के अनुसार बच्चों के लिए पहले उनमें वस्तु अस्थायित्व के एक विचार का विकास शुरू हो, लेकिन ये अध्ययनों की क्षमता क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कोई वस्तु उसके सामने है और हटा दी गई है थोड़ी देर के लिए, फिर भी एक पर्टिकुलर एज जो सजेस्ट की गई है पियाजे के अनुसार, जिसमें लगभग जो है 6 महीने की बाद की अवस्था जो होती है, उसमें वो आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और आप लोग आगे जब टीटी का एग्जाम देंगे तो ये मान के चलिए कि पियाजे डेवलपमेंट की जो थियरी है उस पे इस डेवलपमेंट की थ्योरी से कम 10 क्वेश्चंस आते हैं प्रत्येक स्टेज से। तो हमने आपको बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या नहीं होता है और क्या क्या होता है। इसमें भाषा का अभाव होता है, लेकिन भाषा के बीच में डिफरेंशिएट करता है। कैसे? आप देखेंगे इमेज के बीच में डिफरेंशिएट करता है, स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंशिएट करता है 0 से 2 ईयर। जैसे कुछ समय तक उसको लगेगा कि सभी मम्मा मम्मा ही है, लेकिन जैसे वो भाषा की अंडरस्टैंडिंग समझने लगेगा तो डिफरेंशिएट, आवाज सुनते ही चौंक जाएगा। दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज वन एंड अनदर। पहले उसको लगता होगा कि एक जैसे एक किसी मेल को देखता है तो उसको लगता है सभी पापा जैसे हैं, वैसे सभी पापा ही हैं, सबको बोलता है। लेकिन जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर लेता है, पहचान जिसको बोलते हैं, शुरू में ही आता है रिकॉग्नाइज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो रिकॉग्नाइज करता है किसको? लैंग्वेज को, भाषा को। उसमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है अपने माइंड में, और उस माइंड के आधार पे वो अंतर करना शुरू कर देता है। इसके बाद की स्थिति जो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज द सेकेंड स्टेज ऑफ द गिवन बाय द पियाजे। इसमें क्या होता है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो लॉजिकल होना शुरू हो जाता है, जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। और पहले वाली स्टेज में लैंग्वेज का अभाव था, लेकिन लैंग्वेज का डिफरेंशिएट था। लर्निंग जो होती थी वो इमेज के थ्रू होती थी। डिफरेंशिएट जो करता था वो लैंग्वेज में डिफरेंशिएट करता था, सकिंग, ग्रास्पिंग, ये सारी, टचिंग, ये सारी चीजें करता था। ऑब्जेक्ट परमानेंस भी था, कोई खिलौना उसके सामने है नहीं है, इस सब का अंदाजा अपने दिमाग में, और सबका जो इंफॉर्मेशन उसके सामने आती थी उसको वो स्टोर भी करता था। अब दूसरी स्टेज जिसमें जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है वो इंटेंसिव के फॉर्म में आ जाता है। इंटेंसिव जिसको आप प्री ऑपरेशनल, कोई मेंटल ऑपरेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, संक्रिया करना, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ क्रिया करना। ऐसे अगर सिंपल इसके नाम से अगर आप समझेंगे तो अब वो संक्रिया कैसे करता है इन दिस स्टेज? क्या करता है? चाइल्ड begin when the child start to use symbol and language. This is the period of developing language and concept. ये क्या है? एक ऐसा चरण है जिसमें बालक के भाषा एवं संप्रत्यय का विकास होना शुरू हो जाता है।
और उसका जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है वो एंड इमेज के फॉर्म में शुरू हो जाता है, लेकिन अनेबल टू ऑपरेट। इमेज के फॉर्म में ऑपरेशन करता है, शब्दों के फॉर्म में ऑपरेशन करता है, डिफरेंशिएट करता है। जैसे हमारी 3 साल की बच्ची है, एक बार कोई शब्द अगर आप बोले तुरंत उसको पता चल जाता है और उसको स्टोर कर लेती है, और वही शब्द उससे मिलता जुलता, कह लीजिए कि थोड़ा सा अगर आप प्रोनाउंसिएशन में गलत करके बोलेंगे तो तुरंत उसको डिफरेंशिएट कर देती है कि पापा ये नहीं ये। जैसे नॉर्मल हम लोग जनरली हिंदी मीडियम के वाले नॉर्मल, तो वो बोलती है नहीं नॉर्मल, यानी कैसे पहुंचा है 3 ईयर की सिचुएशन में वो डिफरेंशिएट इमेज को लेकर के ऑपरेशन, बट शी डोंट नो कि वो क्या कर रही है, उसको ये पता नहीं है कि वो मेंटल ऑपरेशन कर रही है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द चिल्ड्रन मेंटल रिप्रेजेंटेशन एबिलिटी टू लिफ्ट सिंबल्स। इसमें क्या होता है, जो भाषा का विकास होता है वो प्रतिमाओं के आधार पर होना शुरू हो जाता है। अब पहले जिसको वो इमेज के रूप में देखता है, अब उसको शब्दों के रूप में देखना शुरू कर देता है। इसमें भी बहुत सारी एज सुझाई गई है, आप देखेंगे, जिसको प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज बोला जाता है, इंट्यूटिव स्टेज बोला जाता है। और इस स्टेज में क्या हो सकता है, इंट्यूटिव स्टेज की अगर हम बात करें तो इस स्टेज में इंट्यूटिव स्टेज जो आती है, आप उसको देखेंगे कि 0 से 2 ईयर्स की जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसके बाद की होता है, यानी 7 से जो 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलता है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलता है। और 2 से 7 साल में उसने क्लासिफिकेशन कर रखा है कई सारा, जिसको प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज बोलता है, इंटेंटिव स्टेज बोलता है, जिसको 5 to 7 ईयर्स बोलता है। तो जो 5 to 7 स्टेज होती है उसको क्या कहता है कि दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वे इन विच चिल्ड्रन बेस देयर नॉलेज ऑन व्हाट दे फील or sense to be true, and they cannot explain the underlying principle behind what they feel or sense। मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सिंपल सी बात ये है कि वो कैसे समझ रहा है, कैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है, कैसे फील कर रहा है, कैसे वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस स्टेज में क्या क्या होता है, इस स्टेज के जो कंपोनेंट हैं उसमें से जैसे मैंने कहा कि उस स्टेज में क्या था, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण विकसित हो जाता है। इस स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा ईगोसेंट्रिज्म? चलिए ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि हम जो जानते हैं, जो हमारे सामने चीजें दिख रही हैं, वो सारी चीजें सही हैं, उसी को एक्सेप्ट करता है, उसी को मानता है। अब ईगोसेंट्रिज्म का क्या जो है एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि अगर आप देखें, ईगोसेंट्रिज्म में जीववाद, ईगोसेंट्रिज्म सेल्फ से रिलेटेड है। जो कुछ भी है वो जान रहा है कि जो मैं ही जान रहा हूं वही सही है। उसको ये संज्ञान नहीं होता है कि जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है कि आप देखेंगे जैसे मैं देख रहा हूं वैसे सामने वाला भी देख रहा है, जैसे मैं समझ रहा हूं वैसे सामने वाला भी समझ रहा है, सेम जैसे चाइल्ड समझ रहा है वैसे सामने वाला भी समझ रहा है। ये ईगोसेंट्रिज्म है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। एनिमिज्म का मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शी इज अनेबल टू डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे किसी ने लिखा जीववाद, मतलब कि उसके अंदर ये नहीं पता होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सजीव है, कौन सा ऑब्जेक्ट निर्जीव है, वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। इसी तरह से सेंट्रेशन आता है उसके अंदर। हालांकि
बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं। अब इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो अंतर नहीं कर पाता। जो डिफरेंशिएट है, किसमें डिफरेंशिएट? जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रेजेंट करते हैं, किसी सिंबल को आप प्रेजेंट करते हैं, तो उसको मेंटल फॉर्म में रिप्रेजेंट, उसमें डिफरेंशिएट, इनवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी वो नहीं कर पाता है। होता क्या है, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन का जो एट्रीब्यूट है उसका अभाव पाया जाता है। एक एग्जांपल आप पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबों में देता है, उसको हम बहुत सारे जगह यूज भी करते हैं। इस एज में जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट रखिए और दो ऑब्जेक्ट में एक ही क्वांटिटी में लिक्विड रखिए, एक ग्लास रखिए, एक ही उसको क्या बोलते हैं, जितना कैपेसिटी, एक ही कैपेसिटी का जो है ग्लास रखिए, एक ही क्षमता जिसमें 1 लीटर या 2 लीटर, 1 लीटर है, और उसको रखिए पानी, उसको रखिए और उसको डिफरेंशिएट कराने की कोशिश करिए, तो वो नहीं करेगा। और उसी पानी को कलर बदल दीजिए, तो कलर पहचान लेगा, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इस पानी में और उस पानी में क्या, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा कि रेड है या पिंक है, ब्लू है। मतलब सिंपल सा ये है कि कंजर्वेशन मतलब चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो वो पहचान नहीं पाएगा, सीधी बात है। तो कंजर्वेशन जो गुण होता है उसका अभाव पाया जाता है। तीसरी स्टेज जो आती है, कंक्रीट ऑपरेशन की स्टेज आती है। कंक्रीट का मतलब होता है कि मूर्त रूप में कोई ऑब्जेक्ट उसके पास है तो मेंटल ऑपरेशन करेगा, और मूर्त रूप में वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका मेंटल ऑपरेशन नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन जितने दोष पिछली अवस्थाओं में थे, लैक ऑफ ऑप्शंस था, लैक ऑफ लैंग्वेज था, डिफरेंशिएशन का था, एनिमिज्म था, ईगोसेंट्रिज्म था, ये सारी चीजें जो हैं दूर हो जाती हैं। एडवांस स्टेज है इसका। जब पियाजे डेवलप कर रहा था तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इन ऑर्डर टू इनहेंस योर एबिलिटी, इन ऑर्डर टू इनहेंस योर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है बच्चा क्या करता है, रेशनैलिटी के साथ, सिस्टमेटिकता के साथ, जिसको हम सिस्टमेटिक, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से जिसको हम बोलते हैं, वो तर्क करना, वो ज्ञान को प्रोसेस करना, उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उस हिसाब से बदलता जाता है और सीखता जाता है। तो जो भी 3-4 फीचर सेंसरी स्टेज में थे और 3-4 नहीं थे, प्री ऑपरेशनल स्टेज में 3-4 फीचर थे, 3-4 नहीं थे, वो सारे आने वाले स्टेज में दूर होने लगते हैं। लॉजिकली लॉजिक करता है लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से लॉजिक नहीं करता है। लैंग्वेज का विकास नहीं था लेकिन लैंग्वेज का विकास हो चुका है। लैंग्वेज को कैसे मेंटल ऑपरेशन में यूज करता है, तो वो सारी जो कंक्रीट ऑपरेशन है, वो सारी चीजें सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो नहीं होती थी वो सब इसमें होने लगती है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये होती है कि सारी मेंटल ऑपरेशन जो है वो डिपेंड करती है कि जिस मेंटल ऑपरेशन को आप कराना चाहते हैं उस मेंटल ऑपरेशन के लिए कंक्रीट फॉर्म में आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, यानी मूर्त रूप देना पड़ेगा। अमूर्त रूप वो कोई भी नहीं करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कंजर्वेशन नहीं होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, लेकिन कंजर्वेशन में चेंज कर देना, लिक्विड के फॉर्म में पानी के आकार, उसकी मात्रा को परिवर्तित कर देना। जैसे 1 ही लीटर का एक आप 2 साइज का रख लीजिए, एक ही साइज के 2 बार, लेकिन एक जो है आयत के आकार का रख लीजिए और एक बेलन के आकार का रख लीजिए, तो जबकि क्वांटिटी दोनों में हो तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशन में डिफरेंशिएट करेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल दें कि जैसे ही किसी बच्चे को जो 37 साल से ऊपर का है, 2 महिलाओं को खड़ा करिए, 3 महिलाओं को खड़ा करिए और कहिए ये सीता है, ये रीता है, ये गीता है, इसके डिफरेंस बताओ,
ये लंबी, इसमें से सबसे ज्यादा लंबा कौन है, तो बता देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके सामने है तीनों। लेकिन अब्सेंस के अभाव में अगर आप पूछेंगे इन तीनों को गायब करके कि सीता जो है राम से 4 इंच या 5 इंच लंबी है और राम जो है श्याम से 4 इंच लंबा है, वो इस ऑपरेशन को नहीं कर पाएगा। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है क्या करेगा, वो कंजर्वेशन को यानी चेंज को समझ लेगा, इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग करना शुरू कर देगा, एलिमिनेशन जो ईगो सेंट्रिज्म है इसको बोलते हैं, जैसे कई बार उसको लगता है कि चांद जैसे जैसे चलते हैं तो सूर्य हमारे साथ चलता है, चंदा हमारे साथ चलता है, इस चीज को धीरे धीरे वो दूर करने लगता है। थिंकिंग जो है लॉजिकली हो जाती है, इंडक्टिव फॉर्म में आ जाती है, हालांकि पूरी तरह से इंडक्टिव और डिडक्टिव को सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई नहीं कर पाता है। तो कंक्रीट ऑपरेशन में इस तरह से बहुत सारे साइज में आप चेंज कर देंगे तो वो कर लेगा ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन। लिक्विड में चेंज कर देंगे तो भी वो मेंटल ऑपरेशन कर लेगा। तो ये हुआ कंक्रीट ऑपरेशन। से अपरिपक्व अगर एक ग्लास में पानी से उस पानी को, बिल्कुल सही है। और रौनक में 0 से 2 सेंचुरी, ईगो सेंट्रिज्म, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब आती है उसकी लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में क्या होता है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशन। तो इसमें इस बात को समझिए कि जो बालक होता है, जो 4 साल से जो 11 साल के बाद वाली स्थिति होती है, जिसको 12 साल से शुरू करता है, उसमें क्या करता है, उसमें वो कहता है कि इसमें जो थिंकिंग है लॉजिक हो जाती है, थिंकिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव हो जाती है, कंजर्वेशन का गुण विकसित हो जाता है, ये जो अन्य कॉन्सेप्ट थे वो सारे इसमें विकसित हो जाते हैं। और ऑब्जेक्ट के ऑब्सेंस में भी, यानी कोई ऑब्जेक्ट है तो नहीं है तो भी वो मेंटल ऑपरेशन कर लेता है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वर्ड के फॉर्म में भी कर लेता है, फीलिंग के भी फॉर्म में कर लेता है, यानी दैट इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और पियाजे इस चीज को एक्सेप्ट भी करता है कि 12 साल के बाद जो उसका स्कीमा होता है, जो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। उसमें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो स्टोर हो जाती है, वो इंफॉर्मेशन होती है दूसरे इंफॉर्मेशन को एकोमोडेट करने या एसिमिलेट करने के लिए सहायक होती है। वो 12 साल तक प्रोसेस हो चुकी होती है, स्टोर हो चुकी हैं, ऑल्दो कि एकोमोडेशन और एसिमिलेशन की प्रोसेस वो लाइफ लॉन्ग तक करता रहे, लेकिन उसका एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो डेवलप होना चाहिए वो डेवलप हो चुका होता है, इंटेलेक्चुअली वो डेवलप हो जाता है। तो समरी के रूप में अगर हम बात करें तो लगभग 4:30 होने वाला है, तो 5 मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा। कॉग्निटिव लर्निंग एक अधिगम का प्रकार है, ये स्टाइल ऑफ लर्निंग है जिसमें हम ब्रेन का मैक्सिमम, अधिगम का एक ऐसा प्रकार जिसमें मस्तिष्क का प्रयोग करके हम अपनी अधिगम क्षमता और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ मेंटल ऑपरेशन ये कॉग्निटिव लर्निंग है। इसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें मैंने आपको इम्पल्सिटी, एक्सप्लिसिटी, डिस्कवरी, मीनिंगफुली, ये सब आपको बताया। इसके बाद से कॉग्निशन का मतलब टू नो होता है, कॉग्निशन का मतलब जानना होता है। और जब हम इन ऑर्डर टू जानने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि व्यक्ति कैसे सीखता है, यह जानना कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। पियाजे जब आता है तो कैसे उसको बताता है, वो कहता है कि बालक जो है वातावरण और उसका मेंटल जो इनेट एट्रीब्यूट लेकर के आता है, जो उसका मैच्योरेशन है, जो उसका एज है, इन सब के इंटरेक्शन के फॉर्म में कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होता है, मानसिक विकास उसका होता है। उसके बाद उसने जो है कुछ एजम्पशंस माने, उस एजम्पशन के बाद उसने कुछ उसके की कॉन्सेप्ट दिए, कुछ टर्म्स यूज किए, जिसमें स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, कंजर्वेशन, डिक्रीजन, ये सारे टर्म्स थे। अब आती है सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल तक चलती है, जिसमें अंडरस्टैंड वर्ड थ्रू सेंस एंड एक्शन, जिसको सेंस के थ्रू, एक्शन के थ्रू समझता है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसमें भाषा का अभाव होता है लेकिन वो लैंग्वेज में डिफरेंशिएट करता है, सिंबल और इमेज के द्वारा सीखता है। प्री ऑपरेशनल एज में अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के थ्रू होती है,
मेंटल इमेज बना रहा है और डिफरेंशिएट करता है, वो डिफरेंशिएट करने लगता है। कंक्रीट ऑपरेशन में जितने भी मेंटल ऑपरेशन होते हैं वो ऑब्जेक्ट अगर फिजिकली उसके सामने प्रेजेंट है तो मेंटल ऑपरेशन होंगे, उसमें पहली 2 स्टेज के जितने भी कमियां थी वो दूर हो जाती हैं। में अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हाइपोथेटिकली हो जाती है। हाइपोथेटिकली मतलब वो टेंटेटिव सोल्यूशन की भी बात करने लगता है और उसके आधार पे वो तर्क देने की बात कर लेता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि इस थ्योरी से आप जानेंगे क्या। देखिए मैंने आपको बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि सिर्फ स्कीमा, सिर्फ एसिमिलेशन, सिर्फ एकोमोडेशन समझाने के लिए कम से कम 20-20 मिनट चाहिए, जिसपे एक एक 2-2 3-3 एग्जाम्पल देके जब आप CTET का पेपर देखेंगे, और मैं तो पिछले कई सारे जो है जब हम लोग इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनाते हैं तो या CTET का आप पेपर देखेंगे तो बहुत सारे ऑपरेशन जो है व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उस पे आधार बना करके, जैसे एनिमिज्म का, ईगोसेंट्रिज्म, जैसे चंदा अगर चल रहा है, एक बच्चा पैदल चल रहा है और पैदल चलते उसको दिखाई देता है कि चंदा मामा उसके साथ चल रहे हैं, और ये प्रश्न हो गया कि इसको क्या कहेंगे, ईगोसेंट्रिज्म, इनेमिज्म, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। और साथ ही इसके साथ दूसरा क्वेश्चन, यह पियाजे के अनुसार किस स्टेज में सजेस्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें समझ में तब आएंगी जब आपको एक बार और पढ़ेंगे सब अच्छे तरीके से, क्योंकि जो मैंने अभी आपको प्रश्न दिए एक ही ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न मैंने पूछ दिया और CTET में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, एक बार पुनः इसको पढ़िएगा। अब बात आती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे हम एजुकेशन में यूज करेंगे। तो जैसे जैसे सीरीज डेवलपमेंट पियाजे ने बालक का सुझाया है, 0 से 2 साल, 2 साल के बाद 7 साल, 7 साल के बाद 12 साल, 12 साल के बाद एबव 12 ईयर एंड एबव, तो आपको ये देखना है कि प्रत्येक सीरीज में किस तरह से बालक का विकास हो रहा है। उस सीरीज के अनुसार यानी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको कैरिकुलम को अरेंज करना पड़ेगा, लर्निंग एक्सपीरियंस उसी तरह से प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्लासरूम सिचुएशन उसी तरह से क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और भी बहुत सारे एजुकेशनल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज बहुत जल्दी मैंने कोशिश की है क्योंकि विषय लंबा था, अदरवाइज सिर्फ एक दिन की बात में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते सिर्फ पियाजे के 4 स्टेज तो भी अच्छा होता, लेकिन कॉग्निटिव लर्निंग से लेके उसके अजम्पशंस, कंपोनेंट। तो आज के लिए इतना ही। और